नमस्कार। आज मैं एनर्जी मेटाबॉलिज्म के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि ऊर्जा जो है उसका मेटाबॉलिज्म किस प्रकार से होता है, उसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हो कि चाहे आप घर में हो, ऑफिस में हो, क्लासरूम में हो, खेल के मैदान में हो या बिस्तर पर आप सो रहे हों, हर कार्य के लिए हर समय हर क्षण व्यक्ति के शरीर में जो ऊर्जा है उसका चयापचय की क्रिया होती रहती है। मतलब मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वह निरंतर चलता रहता है, चाहे आप जागरूक अवस्था में रहें या सुषुप्तावस्था में। आप सभी जानते हैं कि सभी प्रकार के कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है और ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। कुछ क्रियाएं हम अपने इच्छा से करते हैं जिसको हम ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं, वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। जैसे हमारे शरीर की ऐच्छिक मांसपेशियां, जैसे हाथ पैर की मांसपेशियां हैं, वो क्रियाशील होती हैं। जैसे आप कपड़ा धोती हैं या खाना पकाती हैं या लिखती पढ़ती हैं या साइकिल चलाती हैं या दौड़ती हैं या तो कोई भी काम करती हैं, तो उसमें आपके हाथ पैरों की पेशियों को काम करना पड़ता है और जब आप नहीं चाहती हैं तो काम को नहीं करती हैं। तो इनमें हमारी ऐच्छिक मांसपेशियां क्रियाशील होती हैं, इसलिए इनको हम वॉलंटरी एक्शंस भी कहते हैं। और हमारे शरीर में इसके ठीक विपरीत कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो कि अनैच्छिक होती हैं। आप नहीं चाहें तो भी ये क्रियाएं होती रहती हैं, जैसे सांस लेना और छोड़ना। आंतरिक अंग हमारा उस समय भी क्रियाशील रहता है। भोजन का पचना, पेशाब का बनना, हृदय का धड़कना, वृक्क के द्वारा मूत्र का निर्माण होना, रक्त परिसंचरण होना या कृत्रिम ग्लाइकोजन का जमा होना, मांसपेशियों का सिकुचन और विमोचन होना, ये सारी क्रियाएं जो आपकी हैं, आप चाहें तो ना चाहें तो ये क्रियाएं स्वतः ही संपन्न होती हैं और इनको हम अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। तो आप ये देखो, चाहे वो ऐच्छिक क्रियाएं हो या अनैच्छिक क्रियाएं, दोनों ही क्रियाओं के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अब एनर्जी की जो ज़रूरत होती है, तो इसमें जो आज हम पढ़ा रहे हैं आपको ऊर्जा उपापचयन, एनर्जी मेटाबॉलिज्म। तो एनर्जी आप समझ गए हमें कहाँ से मिलता है, भोजन से मिलता है। एनर्जी किस काम में आता है, तो आप ये देखिए कि हमारे विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए, चाहे वो अच्छी क्रियाएं हों अथवा अनैच्छिक क्रियाएं हों, उनको संपन्न करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। उसके बाद हम देखते हैं चयापचय, किसको कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। शरीर में भोज्य पदार्थों के टूटने और नए पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से हम चयापचय कहते हैं। कौन से चयापचय में, चयापचय अगर उसको तोड़ोगे, संधि विच्छेद करोगे, तो ये दो शब्द से बना होता है, अपचय प्लस उपचय, चयापचय। उपचय प्लस अपचय चयापचय हो गया। मतलब कैटाबोलिज्म प्लस एनाबोलिज्म। अपचय किसको कहेंगे, भोज्य पदार्थ के टूटने और विभक्त होने की क्रिया जिसके फलस्वरूप भोजन अपने सबसे सरलतम रूप पे टूट जाता है, वह क्रिया कहलाती है अपचय। क्या कहलाती है वो, कैटाबोलिज्म कहलाती है। मतलब जो भोज्य पदार्थ है, चाहे कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या फैट है, वो अपने सबसे छोटे और सरलतम रूप में टूट जाता है, जिसको हम अपचय कहते हैं। उपचय क्या है, शरीर में निर्माणकारी क्रियाओं जैसे मांसपेशीय तंतुओं का निर्माण, रक्त का बनना, ग्लाइकोजन का निर्माण, अस्थियों का निर्माण, दांतों का विकास आदि नए पदार्थों के बनने की क्रिया को हम उपचय कहते हैं। उपचय को हम एनाबोलिज्म कहेंगे, अपचय को हम कैटाबोलिज्म कहेंगे। ठीक है। अब दो चीज़ है, अब दोनों को मिला करके उपापचय कहलाया। उपापचय में उपचय पहला शब्द है एनाबोलिज्म, जो शरीर के निर्माणकारी क्रियाओं के लिए काम आता है, और दूसरा वर्ड है आपका कैटाबोलिज्म, जो भोज्य पदार्थ के टूटने और विभक्त होने के क्रिया के फलस्वरूप जो सबसे भोज्य पदार्थ अपने सबसे सिंपलेस्ट यूनिट में टूट जाता है, उसको हम कैटाबोलिज्म कहते हैं। ठीक है। अब आप ये देखें तो मेटाबॉलिज्म में कौन कौन सी हुई दो वर्ड, मेटाबॉलिज्म में एक आया तुम्हारा एनाबॉलिज्म और दूसरा हुआ कैटाबॉलिज्म। मतलब
पहले उपचय फिर अपचय, टूटने की क्रिया और निर्माण होने की क्रिया, ये दोनों मिला के जो क्रियाएं कहलाती हैं मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। अब शारीरिक वृद्धि के समय उपचय क्रियाएं अधिक होती हैं। जैसे आपका शारीरिक वृद्धि कब होता है बताइए आप? जैसे छोटे बच्चे हैं, वो बढ़ते हैं, किशोरावस्था है, बढ़वार की अवस्था होती है, तो उस अवस्था में जो उपचय की क्रियाएं हैं, निर्माणकारी क्रियाएं हैं, जिसमें बच्चे का ग्रोथ होता है, हर एक अंगों का विकास होता है, उस समय उपचय की क्रियाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। और वृद्धावस्था में अपचय की क्रियाएं ज़्यादा होती हैं, मतलब टूटता ज़्यादा है, क्योंकि इस अवस्था में शरीर के तंतुओं, कोषों और ऊतकों को जो है अधिक नुकसान होता है, अधिक क्षय होता है। इसी तरह से रोग की अवस्था में अपचय की क्रिया अधिक होगी। और सबसे ज़्यादा जो शैशवावस्था में है वह उपचय की क्रियाएं सर्वाधिक होती हैं। बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में उपचय की क्रियाएं अधिक होती हैं। प्रौढ़ावस्था में अपचय और उपचय दोनों की क्रियाएं लगभग बराबर होती हैं। जितना निर्माण होता है उतना ही वो टूटता है। ठीक है, राइट। अब हम ये देखते हैं, चयापचय शरीर के कोषों के भीतर होने वाला वह रासायनिक परिवर्तन है जो कोषों में निरंतर होता रहता है। इनमें से कुछ परिवर्तन शरीर की रचना एवं वृद्धि के लिए नितांत जरूरी होते हैं तथा कुछ से ऊर्जा प्राप्त होती है। कोषों में होने वाले रासायनिक परिवर्तन में कई एंजाइम्स भाग लेते हैं। ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थों जैसे कार्बोज, वसा, प्रोटीन या ऑक्सीकरण से जल, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट प्राप्त होता है। यह ऊर्जा शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों के संपादन हेतु उपयोग में ली जाती हैं। अब हम ये देखते हैं, इसका इतिहास पर जरा सी नजर डालो कि ऊर्जा उपचय का इतिहास क्या है। तो 18वीं शताब्दी में फ्रांस के वैज्ञानिक लेवोजियर ने अपने शोधों और अनुसंधानों में सबसे पहले ये खोज की है कि भोजन के पाचन के बाद होने वाली ऑक्सीकरण क्रिया के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लेवोजियर को इसीलिए पोषण विज्ञान को का पिता कहते हैं हम, फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस भी इनको हम कहते हैं। कौन है फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस? लेवोजियर। इसी क्रम में लेवोजियर ने अन्य वैज्ञानिक व लेप्लेस के साथ मिलकर ऊर्जा चयापचय पर और अधिक अनुसंधान किया तथा यह निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? इनके निष्कर्ष को आप ध्यान से सुने। पहला है, मनुष्य द्वारा उपयोग किया गया ऑक्सीजन को हम माप सकते हैं। उन्होंने क्या बताया कि मनुष्य कितना ऑक्सीजन लेता है उसको आप मेजर कर सकते हो। दूसरा क्या उन्होंने बताया कि मनुष्य की आहार ग्रहण करने और क्रियाशीलता बढ़ने, जैसे व्यायाम, दौड़ने, खेल कूद, भारी काम करने, लकड़ी काटने, बोझा उठाने, जो भी आप काम करते हो उसमें शरीर में ऑक्सीजन की खपत अधिक होती है। जितना अधिक आप काम करते हैं आपके शरीर में ऑक्सीजन की खपत अधिक होती है। और तीसरा उन्होंने क्या बताया, मनुष्य के शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ये आप तो जानते ही हैं कि मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, सांस के रूप में छोड़ता है, और ऑक्सीजन को वो अंदर लेता है सांस लेने की क्रिया के भीतर। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शरीर में उत्पन्न ऊर्जा और शरीर से निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड के मध्य गहरा संबंध होता है। सन 1966 में पेटेनकोफर और बॉयट ने सबसे पहले श्वसन कैलोरीमीटर यंत्र, रेस्पिरेशन कैलोरीमीटर यंत्र का आविष्कार किया। ये कौन किया है? पेटेनकोफर और वाइट। इन्होंने प्रयोग के लिए एक ऐसे व्यक्ति को रखा जिसे 24 घंटे तक कोई भोजन नहीं दिया गया। अब कैलोरीमीटर की सहायता से उस व्यक्ति के शरीर में उत्पन्न ऊर्जा, उसके द्वारा निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और उसके मूत्र में उपस्थित नाइट्रोजन की मात्रा को उन्होंने नापा। क्या किया उन्होंने? कैलोरीमीटर में एक इस प्रकार के यंत्र बनाया जिसमें उस व्यक्ति को लिटा दिया गया और 24 घंटे तक उसे किसी भी प्रकार का कोई भोजन नहीं दिया गया। और फिर इस कैलोरीमीटर की सहायता से उस व्यक्ति के शरीर में कितना ऊर्जा उत्पन्न हुआ, उसके द्वारा कितना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का निष्कासन हुआ, उसके मूत्र में कितना नाइट्रोजन निकला, इन सबको मापा। अमेरिकन वैज्ञानिक अटवाटर ने 1892 से लेकर के 1902 तक ऊर्जा चयापचय से संबंधित अनेक प्रयोग किए और तथा विकसित प्रकार का मानव श्वसन कैलोरीमीटर, ह्यूमन रेस्पिरेशन कैलोरीमीटर का आविष्कार किया। और इन्होंने अपने प्रयोगों से सिद्ध किया है कि मनुष्य द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। और दूसरा क्या किया, भोज्य मूल संबंधी सूची तैयार की। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।